प्रोफेसर पंकज अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। उनके हाथ उनके सामने रखे निबंधों के ढेर को इधर उधर पलट रहे थे। शाम हो चुकी थी और स्कूल के गलियारे बहुत पहले ही खाली हो चुके थे, जिससे उनके पीछे एक खोखला सन्नाटा रह गया था। उन्होंने एक छोटा सा आह भरा और एक कागज उठाया जिस पर जाना पहचाना नाम धीरज लिखा था। धीरज के निबंध हमेशा सबसे अधिक विचारपूर्ण होते थे, जिनमें ऐसी इंसाइट्स होती थीं जिन तक उनके साथी कभी नहीं पहुंच पाते थे। प्रोफेसर ने उनमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट ली थी, न केवल उनके काम की क्वालिटी के कारण बल्कि किसी और चीज के कारण, कुछ ऐसा जिसका प्रोफेसर ठीक से नाम नहीं ले सकता था या शायद वह बता सकता था। वह अभी खुद को यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उन्होंने पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, उनकी कक्षा का दरवाजा बिना ऊपर देखे चरमरा कर खुला। वह जानता था कि यह कौन है। धीरज ने कक्षा के बाद रुकना शुरू कर दिया था। यह एक आदत बन गई थी, वह निकटता जो पहले नहीं थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। अरे धीरज, आज मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? धीरज अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए कमरे में आगे बढ़ा। उसका लंबा शरीर शांत जगह में अजीब लग रहा था। उसकी चाल अनिश्चित थी। वह एक डेस्क के पास रुका रहा, अभी तक नहीं बैठा, जैसे कि अनुमान लगा रहा हो कि उसे कितने समय तक रुकने का स्वागत है। मैं ग्रेट गैट्सबी के पेपर के बारे में बात करना चाहता था, उसने अपनी गर्दन के पीछे खुजलाते हुए कहा। उसकी तेज और चौकस आंखें फर्श और प्रोफेसर की डेस्क के बीच घूम रही थीं, कभी भी उसकी नजर से नहीं मिल रही थी। प्रोफेसर ने धीरज को बैठने के लिए इशारा करते हुए सिर हिलाया। निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग में क्या है? धीरज आखिरकार कुर्सी पर खिसक गया और ऊपर देखा। उसकी नजर में आज कुछ गहरा था, कुछ परेशान। मैं गैट्सबी के बारे में बहुत सोच रहा था कि कैसे वह अपना पूरा जीवन किसी ऐसी चीज का पीछा करने में बिताता है जिसे वह कभी नहीं पा सकता। उसकी आवाज थोड़ी कम हो गई थी और उसके शब्दों के पीछे एक अनकहा वजन था। मुझे लगता है कि इसने मुझे आश्चर्यचकित किया कि क्या कुछ लोग बस इसीलिए बने होते हैं, मुझे नहीं पता, बिना कभी चाहत बनाए रखना, उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिलता। प्रोफेसर ने महसूस किया कि उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी बस गई है छाती में। जानता था कि यह बातचीत अब केवल गैट्सबी के बारे में नहीं थी। धीरज की आवाज में एक कमजोरी थी। समझने के लिए एक शांत दलील। उसे बातचीत को अकादमिक पर वापस ले जाना चाहिए, इसे पेशेवर रखे जैसा वह हमेशा करता था, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को उत्सुकता से झुकते हुए पाया। शायद प्रोफेसर ने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। कभी कभी यात्रा खुद आपको वह पाने से ज्यादा सिखाती है जो आप चाहते हैं। धीरज की आंखें उस पर टिकी रहीं, उसके होठों पर एक हल्का सा शिकन। क्या आप वास्तव में ऐसा मानते हैं, या आपको लगता है कि कुछ चीजें बस होने के लिए नहीं होती हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें? प्रोफेसर ने सवाल की तीव्रता से चौंक कर रुक गया। वहां फिर से वही खिंचाव था जिसे उसने अनदेखा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा उनके बीच एक शांत लगातार गुनगुनाहट की तरह लटका हुआ था। उसने अपने अगले शब्दों को सावधानी से चुनते हुए निगल लिया। शायद दोनों सच हो सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी नरम है, लेकिन आपको एक ही बार में सब कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक वे मौन में बैठे रहे। कमरे में हवा पहले की तुलना में भारी लग रही थी। आखिरकार धीरज ने चुप्पी तोड़ी। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे हर किसी के पास मेरा यह संस्करण है। वे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि आपको भी जानते हैं। मुझे लगता है, लेकिन क्या होगा अगर यह वास्तव में मैं नहीं हूँ? प्रोफेसर ने अपने सीने में एक दर्द महसूस किया। शब्द जितना करीब होना चाहिए था उससे ज्यादा करीब लगे उसे। धीरज को उनके बीच मौजूद रेखा की याद दिलाने के लिए, दूरी बनाने के लिए कुछ कहना चाहिए था, शिक्षक और छात्र, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को, धीरज के बोझ को कम करना चाहा, जो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में समझ सके, जो उसे किसी ऐसे तरीके से समझ सके जो कोई और नहीं कर सकता। आपको कोई और नहीं बल्कि खुद बनना है, प्रोफेसर ने कहा। उसकी आवाज अब मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर है, और आपको किसी को यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है। धीरज की आंखों में चमक आई। एक हल्की मुस्कान उसके होठों को सिर्फ एक सेकंड के लिए छू रही थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, कुछ ऐसा जो अनकहा था, जिसे दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। धीरज दरवाजे पर रुका और आखिरी बार पीछे मुड़ा। कल मिलते हैं मिस्टर ग्रीन, मेरे प्रोफेसर ने सिर हिलाया। उसकी आवाज उसके गले में अटक गई थी। कल मिलते हैं। धीरज जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसका भार उस पर आ रहा था। उसे अभी तक ठीक से पता नहीं था कि यह क्या था, लेकिन वह जानता था कि जो भी यह संबंध था वह खतरनाक था और यह जल्द ही दूर नहीं होने वाला था। उसके बाद के दिन दिनचर्या के धुंधलेपन में थे, लेकिन प्रोफेसर को हर बार बदलाव महसूस होता था जब धीरज घंटों के बाद उसकी कक्षा में
रुकता था। बातचीत लंबी और अधिक व्यक्तिगत होती गई। उनका संबंध कई तरीकों से गहरा होता गया। उनमें से किसी ने भी खुले तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। यह अब केवल निबंधों या पुस्तकों के बारे में नहीं था। वे अपने आप को इंच दर इंच शब्द साझा करना शुरू कर रहे थे। प्रोफेसर ने खुद से कहा कि यह हानिरहित इमारत के धीरज फिर से अपने कक्षा के दरवाजे पर दिखाई दिया। इस बार उसके रुख में हिचकिचाहट थी। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी जिसने प्रोफेसर के दिल की धड़कन तेज कर दी। अरे मिस्टर ग्रीन, धीरज ने अंदर कदम रखते हुए और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। वह हाल ही में ऐसा कर रहा था। दरवाजा बंद करने से उनके बीच एक अंतरंगता पैदा हुई जिसे प्रोफेसर ने अनदेखा करने की कोशिश की। अरे धीरज, किसी चीज में मदद चाहिए? धीरज ने कंधे उचकाए और कमरे में इधर उधर देखा जैसे कि सही शब्दों की तलाश कर रहा हो। वास्तव में नहीं, मैं बस बात करना चाहता था। प्रोफेसर ने अपने भाव को तटस्थ रखने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। भले ही उनके बीच की हवा घनी होती दिख रही थी। निश्चित रूप से आपके दिमाग में क्या है? धीरज डेस्क पर चला गया और बैठ गया, लेकिन इस बार अपने सामान्य छात्र जैसी मुद्रा में नहीं। वह सामान्य से अधिक करीब झुका। उसकी उंगलियां डेस्क पर अनुपस्थित तरीके से टैप कर रही थीं। उसने एक सांस ली। उसकी आवाज शांत, लगभग कमजोर थी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि एक पल मुझे लगता है कि हर कोई किसी न किसी बिंदु पर ऐसा महसूस करता है? धीरज की आंखों में कुछ चमक थी। प्रोफेसर ठीक से राहत नहीं दे सका। शायद राहत या मान्यता में, बस मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर किसी के पास ये विचार है कि मुझे कौन होना चाहिए और मैं यह पता नहीं लगा सकता कि मैं उनके लिए जी रहा हूं या अपने लिए। प्रोफेसर ने मुश्किल से निगल लिया। वह जानता था कि यह सब बहुत अच्छी तरह से महसूस होता है। वह इसके साथ वर्षों से रह रहा था और धीरज की आवाज में इसे प्रतिबिंबित होते हुए सुनना केवल उस संबंध को गहरा कर देता था जिसे वह पहले से ही अनदेखा करने की बहुत कोशिश कर रहा था। आपको अभी यह सब पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रोफेसर ने धीरे से कहा। आपके पास समय है। धीरज ने अपना सिर हिलाते हुए एक नरम हंसी निकाली। मुझे नहीं पता कि क्या मैं मानता हूं कि सब कुछ इतना भारी लगता है, जैसे मुझे अपने भविष्य के बारे में ये सभी निर्णय लेने चाहिए और मैं कौन बनना चाहता हूं, और मुझे यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। धीरज को ध्यान से देख रहा था। उसके शब्दों में कुछ इतना परिचित था। युवा व्यक्ति उन्हीं सवालों से जूझ रहा था जिनका सामना उसने एक बार किया था और समझने में मदद करने की इच्छा भारी थी। आप ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं, मेल ने अपनी आवाज में कहा। क्वेर, अब जवाब न होना ठीक है। धीरज की निगाहें उससे मिल गईं और पहली बार उन दोनों में से किसी ने भी दूर नहीं देखा। उनके बीच की खामोशी कुछ अनकही बात से भरी हुई थी, कुछ ऐसा जिसका नाम लेने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। प्रोफेसर महसूस कर सकता था कि उसकी नब्ज तेज हो रही थी। कमरे में तनाव लगभग असहनीय हो रहा था। उसे इसे तोड़ने की जरूरत थी, कुछ ऐसा कहने के लिए जो फिर से रेखा खींच दे, खुद को उस भूमिका की याद दिलाने के लिए जिसे उसे निभाना था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, धीरज फिर से बोला। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे ऐसा महसूस कराता है। मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर की सांस उसके गले में अटक गई थी। शब्द उसके पेट में घूंसा की तरह लग रहे थे। उसे यह बंद कर देना चाहिए। उसे धीरज को बता देना चाहिए कि वे अब इस तरह बात नहीं कर सकते, कि यह अनुचित था, कि यह गलत था। लेकिन इसके बजाय वह वहीं बैठा रहा, फ्रोजन, असमर्थ। धीरज से अपनी नजर हटाने में असमर्थ। धीरज धीरे धीरे डेस्क के चारों ओर घूमने लगा जब तक कि वह प्रोफेसर की उपस्थिति से कुछ फीट दूर खड़ा नहीं हो गया। उनके बीच की जगह भर रही थी और प्रोफेसर को लगा कि उसका संकल्प टूट रहा है। वह जानता था कि क्या होने वाला था। वह इसे हवा में महसूस कर सकता था और उसके दिमाग का हर तर्कसंगत हिस्सा उसे रोकने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन फिर धीरज ने अपना हाथ बढ़ाकर प्रोफेसर की बाह को हल्के से छुआ और दुनिया उनके चारों ओर सिकुड़ती हुई प्रतीत हुई। उस क्षण में कोई कक्षा नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई परिणाम नहीं था। बस वे दोनों किसी ऐसी चीज के किनारे पर खड़े थे जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। प्रोफेसर ने धीरज की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक ऐसी आवाज में जो फुसफुसाहट से बमुश्किल अधिक थी, उसने वे शब्द बोले जिन्हें वह जानता था कि वे सब कुछ बदल देंगे। तुम्हें जाना चाहिए। धीरज हिला नहीं, वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें प्रोफेसर को खोज रही थीं। उसका हाथ उसकी बाह पर टिका हुआ था। क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? प्रोफेसर का मुंह सूख गया। वह नहीं जानता था कि कैसे उत्तर दे। वह नहीं जानता था कि वह अब और क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही धीरज उनके बीच की दूरी को कम करने में झुका, प्रोफेसर जानता था कि यही वह क्षण था
वह क्षण जब सब कुछ या तो बिखर जाएगा जैसा कि शुरू हुआ था लेकिन नुकसान हो चुका था। उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। भारी सांस लेते हुए जो अभी हुआ था उसका भार अंदर जा रहा था। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, प्रोफेसर हकलाया, लेकिन धीरज ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भर गया जिसका प्रोफेसर ठीक से नाम नहीं ले पाया। मुझे परवाह नहीं, धीरज फुसफुसाया, मैं रुकना नहीं चाहता, नहीं मेल चाहती थी। चुंबन के बाद के दिन प्रोफेसर के लिए धुंध के समान थे। हर जागने वाला पल पछतावे, भय और इच्छा के मिश्रण जैसा महसूस होता था। वह जानता था कि उसने जो किया वह बहुत गलत था और फिर भी उसका एक हिस्सा था जो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था, धीरज के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। उसने खुद से कहा कि यह एक गलती थी, निर्णय में एक चूक जो फिर कभी नहीं हो सकती, लेकिन उनके द्वारा साझा किया गया संबंध उसके मन के पीछे बना रहा। उनके बीच का माहौल अब अलग था। उस संक्षिप्त चुंबन की याद से आवेशित, और चाहे उन्होंने इसे अनदेखा करने की कितनी भी कोशिश की हो, वे दोनों जानते थे कि कुछ बदल गया है। इसकी शुरुआत एक शाम देर से एक पाठ संदेश से हुई। हे मिस्टर ग्रीन, कल की पढ़ाई के बारे में एक छोटा सा सवाल, क्या ऐसी कोई खास बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? प्रोफेसर अपने फोन को देख रहा था। उसका अंगूठा स्क्रीन पर मंडरा रहा था। उसने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कुछ छात्रों को अपना नंबर दिया था और धीरज ने अतीत में कभी कभी इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन यह पाठ अलग लगा। शब्दों के नीचे कुछ अनकहा था जो उनके बीच हुई बातों की याद दिलाता था। उसने खुद से कहा कि इसे पेशेवर बनाए रखे और वैसे ही जवाब दे जैसे वह किसी अन्य छात्र को देता। उसने एक संक्षिप्त उत्तर टाइप किया। जब उसने सेंड बटन दबाया तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन नीचे रखा, वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि यह तो बस शुरुआत थी। कुछ रातों बस एक किताब के बारे में प्रोफेसर भावना की अंतर्निहित धारा को महसूस कर सकता था। जिस तरह से धीरज संपर्क की तलाश में हाथ बढ़ा रहा था, इससे पहले कि वह जानता, वह जवाब टाइप कर रहा था। हाँ, मैंने इसे कुछ बार पढ़ा है। होल्डन का संघर्ष बहुत से लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। वह एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए समझ में नहीं आती है। बातचीत वहां से प्रवाहित हुई, किताबों से जीवन की ओर, साहित्य से व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति की ओर आसानी से बढ़ रही है। धीरज ने प्रोफेसर से कॉलेज के अपने अनुभवों के बारे में पूछा। बड़ा होना कैसा था और क्या उसने कभी होल्डन की तरह खोया हुआ महसूस किया? प्रोफेसर ने खुद को एक छात्र के साथ अधिक साझा करते हुए पाया, लेकिन धीरज के साथ यह अलग महसूस हुआ। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने प्रोफेसर को अपनी रक्षा कम करने के लिए खोलना चाहा, और लंबे समय से पहले संदेश अधिक लगातार और अधिक व्यक्तिगत हो गए। एक रात इस तरह, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को वापस टाइप करते हुए पाया कि वह उस खिंचाव को रोकने में असमर्थ है जो वह उसकी ओर महसूस कर रहा था। मुझे खुशी है कि आप ऐसा महसूस करते हैं, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। यह एक सरल संदेश था, लेकिन इसका इतना वजन था। प्रोफेसर जानता था कि हर संदेश, हर शब्द के साथ वे आदान प्रदान करते हुए वे खतरनाक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। उसने खुद से कहा कि यह हानिरहित है कि वे सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन गहराई से वह जानता था कि यह कुछ और बन रहा था। और फिर वह क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह शुक्रवार की दोपहर थी और स्कूल सप्ताहांत के लिए खाली हो रहा था। धीरज एक निबंध पर जाने के लिए हमेशा की तरह पीछे रह गया था, लेकिन इस बार उनके बीच की हवा अलग महसूस हुई, एक अव्यक्त तनाव से भरी हुई। वे प्रोफेसर की डेस्क पर एक साथ बैठे थे जैसा कि वे हमेशा करते थे, लेकिन अब एक निकटता थी। हर शब्द का इंतजार था, जैसे धीरज ने जाने के लिए अपनी चीजें इकट्ठा की। वह दरवाजे से हिचकिचाया। उसका हाथ है एंडल पर टिका हुआ था। वह वापस प्रोफेसर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक प्रश्न भरा था जो उसने अभी तक नहीं पूछा था, कुछ गहरी, कुछ अधिक खतरनाक की ओर द्वार। वह जानता था कि उसे सावधानी से जवाब देना चाहिए, उसे चीजों को पेशेवर रखना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को उससे जुड़ने के लिए समझना चाहा, जिस तरह से कोई और नहीं चाहता था। प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया कि उसकी आवाज अब नरम हो गई है। मुझे लगता है कि हर कोई कभी कभी ऐसा महसूस करता है। धीरज ने सिर हिलाया, लेकिन वह नहीं गया। उसने एक कदम और करीब ले लिया। उसकी आंखें प्रोफेसर पर टिकी रहीं। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि हर किसी को ये अपेक्षाएं होती हैं। आप जानते हैं कि माता पिता, शिक्षक, मित्र, वे सभी चाहते हैं कि आप कुछ बने, और कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वास्तव में कौन हूं। यह फिर से वही था जो उनके बीच के उस संबंध को खींचता है जो शिक्षक और छात्र से परे चला गया। प्रोफेसर जानता था कि उन्हें उनके बीच दूरी बनाने के लिए कुछ कहना चाहिए, ताकि धीरज को उन सीमाओं की याद दिलाई जा सके जो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बजाय उसने खुद को उस पल में फंसा पाया, दूर देखने में असमर्थ,
आपको यह सब पता लगाने की जरूरत नहीं, बमुश्किल सुनाई दे रहा था। यह आपके मुंह से सुनने के लिए बहुत मायने रखता है। वह पल उनके बीच तनाव से भरा हुआ था और प्रोफेसर जानता था कि वे किसी ऐसी चीज के किनारे पर खड़े थे जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वह दूर हो पाता। धीरज ने अपनी उंगलियों को प्रोफेसर के हाथ पर हल्के से छूते हुए बढ़ाया और बस एक पल में ही उनके बीच की रेखा टूट गई। प्रोफेसर जम गया। जो कुछ भी उनके बीच हो रहा था उसके खिंचाव में फंस गया। धीरज झुक गया और उनके होंठ फिर से मिले, इस बार धीरे धीरे और अधिक निश्चित रूप से। यह वह चुंबन था जिसका वे दोनों इंतजार कर रहे थे, वह जिससे वे दोनों डरते थे। यह उतनी ही जल्दी खत्म हो गया था जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, लेकिन प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता था। वे अलग हो गए। जोर से सांस लेते हुए उन्होंने जो किया था उसका भार उन पर बैठ रहा था। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, प्रोफेसर ने शुरू किया, लेकिन धीरज ने अपना सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में कुछ उग्रता, कुछ दृढ़ निश्चय भरा था। मैं रुकना नहीं चाहता और नहीं प्रोफेसर। उस दिन के बाद चुंबन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनमें से कुछ ने किया, लेकिन खिंचाव इतना मजबूत था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सका। कक्षा के बाद की बैठकें अधिक बार होने लगीं। वे अब निबंध या स्कूल के काम के बारे में बात करने का दिखावा नहीं करते थे। अब उनकी बातचीत अंतरंग थी, व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति, चुराई हुई निगाहों और शांत स्पर्शों से भरी हुई थी। साथ बिताए हर पल ऐसा लगता था जैसे वे खतरनाक जमीन पर चल रहे हों। लेकिन उनमें से कोई भी एक शाम को रुक नहीं सका। जब गलियारे अंधेरे और शांत होते गए, धीरज प्रोफेसर की कक्षा में सामान्य से अधिक देर तक रुका। उनके बीच की हवा भारी थी और जब धीरज जाने के लिए खड़ा हुआ तो वह प्रोफेसर की मेज के पास रुक गया। उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, धीरज ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। प्रोफेसर ने उसकी नब्ज महसूस की, धीरज को तेज किया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, धीरज ने फिर से प्रोफेसर के होंठों को दबाते हुए झुक एक खतरनाक सर्पिल में आगे। और हालांकि वे दोनों जानते थे कि उन्हें रुकना चाहिए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इससे पहले कि उनके रहस्य का दबाव अपना असर दिखाना शुरू कर दे, प्रोफेसर जब भी गलियारे में किसी छात्र के पास से गुजरता, उसका दिल तेजी से धड़कता। सोचता कि क्या वे जानते हैं। किसी सहकर्मी की हर नजर उसे संदेह की तरह महसूस होती। झूठ का वजन दम घूंट रहा था, लेकिन असली खतरा रेयान से था। धीरज के सबसे अच्छे दोस्त ने उसके बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। वह इस बात से अंधा था कि धीरज का यान कैसे स्थानांतरित हो गया था। वह अब उस पर पहले की तरह भरोसा नहीं करता था। रेयान की ईर्ष्या सतह के नीचे उबल रही थी, लेकिन वह चुपचाप देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। एक दोपहर धीरज और प्रोफेसर खाली कक्षा में मिले, जैसा कि वे पहले कई बार कर चुके थे, लेकिन इस बार वे उतने सावधान नहीं थे। रेयान ने धीरज का पीछा किया था। उसके सीने में संदेह जल रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अधिक सावधान रहना होगा। हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते। लेकिन यह पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रेयान और प्रोफेसर के बीच तनाव कुछ दिनों बाद अपने चरम पर पहुंच गया था। रेयान उन्हें प्रत्येक गुजरते दिन के साथ क्रोधित होते देख रहा था और आखिरकार वह इसे और नहीं ले सका। उसने देर रात धीरज को एक संदेश भेजा, मैं तुम्हारे और मिस्टर ग्रीन के बारे में जानता हूँ। धीरज का दिल रुक गया जब उसने इसे पढ़ा तो घबराहट उसमें भर गई, क्योंकि वह स्क्रीन को देखता रहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने रेयान से पूछते हुए वापस संदेश भेजा कि उसका क्या मतलब था, लेकिन नुकसान हो चुका था। रेयान की प्रतिक्रिया सरल थी, यदि आप इसे समाप्त नहीं करते हैं तो मैं सभी को बता दूंगा। खतरा उनके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था। प्रोफेसर ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि रेयान का मतलब था उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्हें संबंध समाप्त करना था, इससे पहले कि सब कुछ उनके चारों ओर टूट जाए। लेकिन जब धीरज अगले दिन प्रोफेसर से मिला तो उसकी आंखें करीब आते हुए, और चाहे वे कितना भी बहाना करना चाहें, वे अपने किए के परिणामों से बच नहीं सकते थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, प्रोफेसर ने फुसफुसा कर कहा। हमें इसे खत्म करना होगा इससे पहले कि यह हम दोनों को बर्बाद कर दे। संबंध को खत्म करने का निर्णय उन्हें बचाने के लिए था, लेकिन इसने सब कुछ को टूटने के बिंदु पर पहुंचा दिया। धीरज प्रोफेसर को खोने के विचार को सहन नहीं कर सका और रेयान की ईर्ष्या कुछ खतरनाक, कुछ हिंसक में बदल गई थी। एक शाम प्रोफेसर अपने अपार्टमेंट में अपने फोन को घूरते हुए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। धीरज ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि उसे कुछ बात करने की जरूरत है। शब्दों में हताशा का तीखापन था और प्रोफेसर जानता था कि चीजें उन दोनों में से किसी के भी नियंत्रण से अधिक तेजी से सुलझ रही थीं। दरवाजे पर एक
दस्तक ने उसे चौंका दिया जब उसने इसे खोला। धीरज बारिश में भीगा हुआ वहां खड़ा था, उसका चेहरा पीला और आंखों में डर था। उसके पीछे दालान की मंद रोशनी के माध्यम से केवल रेयान दिखाई दे रहा था। वह मेरा पीछा कर रहा था। धीरज ने अपनी आवाज कांपते हुए फुसफुसाया। इससे पहले कि प्रोफेसर प्रतिक्रिया कर पाता, रेयान अपार्टमेंट में घुस गया। उसका चेहरा क्रोध से मुड़ गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और छोटी सी जगह दम घुट रहा है। मुझे सब पता है, रेयान ने अपनी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थूकी। तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे ले जा सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम यह कर सकते हो और इससे बच सकते हो? प्रोफेसर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ उठाए। रेयान, सुनो, यह वह नहीं है जो तुम सोचते हो। इसे रोकना चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेयान की आंखें जंगली थीं और वह अब और नहीं सुन रहा था। उसका हाथ उसकी जैकेट में पहुंच गया और इससे पहले कि प्रोफेसर पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा था, उसने एक धातु की चमक देखी, एक चाकू। धीरज ने प्रोफेसर के सामने कदम रखते हुए हांफते हुए कहा, लेकिन रेयान का गुस्सा अजेय था। वह आगे बढ़ा, चाकू मंद प्रकाश को पकड़ता हुआ धीरज की तरफ गिर गया। कमरे में अराजकता फैल गई। धीरज लड़खड़ाकर अपना पक्ष पकड़ लिया क्योंकि खून उसकी उंगलियों के बीच से रिसने लगा। प्रोफेसर चिल्लाया, उसके पास दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेयान हांफते हुए प्रोफेसर उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके अंदर घबराहट फैल गई, जैसे उसने अपने हाथों को घाव पर दबाया हो, खून बहना बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मेरे साथ रहो धीरज, प्रोफेसर ने अपनी आवाज को घुटते हुए कहा, कृपया मेरे साथ रहो। धीरज की आंखें फड़क उठीं और उसने अपना खून से सना हुआ हाथ प्रोफेसर को कमजोर तरीके से पकड़ते हुए बढ़ाया। मुझे माफ करना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो मुश्किल से सुनाई दे रहा था। मैं नहीं चाहता था कि यह ऐसे खत्म हो। आंसू धुंधले हो गए। प्रोफेसर की दृष्टि धुंधली हो गई। उसने धीरज को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि हर हल्की सांस के साथ उसकी जान उससे फिसल रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया था, जो केवल प्रोफेसर की सिसकियों की आवाज और बाहर बारिश की लगातार बूंदों से टूट रहा था। रेयान निश्चल खड़ा था। चाकू उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। उसने धीरज के बेजान शरीर को देखा। यह सिर्फ उनका अफेयर नहीं था जो खत्म हो गया था, यह उनका जीवन, उनका भविष्य और वह सब कुछ था जिसे उन्होंने बचाने की इतनी कोशिश की थी।